तो आज मैं जिस वेब सीरीज की कहानी लेकर के आया हूँ वो है 2020 में रिलीज हुई इल्लीगल सीजन 1। इस फिल्म की कहानी एक लड़की के बारे में है जो है तो आदर्शवादी वकील, लेकिन वो जिस लॉयर को अपना गुरु मानती थी, जब उसका असली चेहरा इस लड़की को पता चलता है तब वो क्या करेगी। क्या सच से उसका हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा, यही देखेंगे इस कहानी में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है निहारिका सिंह को दिखाते हुए, जो एक सच्ची लॉयर है, मतलब कि वो हमेशा सच का साथ देती है। वो आदर्शवादी वकील है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, वो सच का साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर शुरुआत से देखा जाए तो वो बेंगलुरु में रहती है और वहीं निहारिका लीगल वर्ल्ड के किंग जनार्दन जेटली से मिलती है। निहारिका असली में उनके फर्म में काम करने जाती है, इसलिए वो जनार्दन से मिलने के लिए गई थी, उन्हें इंटरव्यू देने के लिए। जनार्दन को देखते हैं जो कि विग लगाया हुआ था, लेकिन उसने जानबूझकर थोड़ा सा बिना लगाए छोड़ दिया। निहारिका जब जनार्दन से मिलती है तो वो विग को थोड़ा सा उखड़ा हुआ नोटिस कर लेती है। जनार्दन निहारिका से पूछते हैं कि मीडिया आपको मैड लॉयर क्यों बुलाती है, तो वो कहती है मैंने जो किया है वो पागलपनी है, और उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे किसी अच्छे फर्म से जॉब नहीं मिलने वाला, लेकिन तभी आपका कॉल आ गया। वो बताने लगती है कि आखिर में हुआ क्या था, वो मैड लॉयर क्यों बनी। देखते हैं कि वो जिस पहले ऑफिस में काम किया करती थी वहां पर हर महीने पीआर पार्टी होती थी और वहां पर समीर अधिकारी नाम का एक आदमी आया हुआ था। ऐसा सुनने में आया है कि वो यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनने वाला है। पार्टी में सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। निहारिका पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और जब वो पानी का बोतल लेती है तो वो समीर अधिकारी से टकरा जाती है और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। निहारिका काफी एम्बेरस होती है। खैर, अब निहारिका अपनी फ्रेंड तन्वी के साथ पार्टी में आई होती है। तन्वी वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन बहुत समय हो गया था, तन्वी वॉशरूम से आई ही नहीं। निहारिका चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड तन्वी के साथ समीर अधिकारी जबरदस्ती कर रहा था। निहारिका को वहां पर देखकर समीर को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, लेकिन तन्वी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। निहारिका से ये सब कुछ सहा नहीं जाता और एक दिन जब समीर अधिकारी एक इवेंट में आते हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, तो निहारिका इंट्रोडक्शन देकर समीर को स्पीच देने के लिए बुलाती है, लेकिन इंट्रोडक्शन में वो समीर को रेपिस्ट कहकर बुलाती है मीडिया के सामने। निहारिका को वहां से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाओगे तो यही होता है। निहारिका के सीनियर निहारिका पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि वो रेप था, कंसेंशुअल नहीं। निहारिका कहती है कि मैं वहां पर थी, मैंने सब कुछ देखा। उसके सीनियर पूछने लगते हैं कि क्या तुमने तन्वी से सब कुछ रिटर्न में लिया है। निहारिका को उसकी दोस्त तन्वी भी समझाने की कोशिश करती है कि ये सब करने का फायदा नहीं है, वो खुद को बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। निहारिका कहती है कि तुम लॉयर हो फिर भी तुम ये सब कह रही हो। तन्वी कहती है मैं लॉयर हूँ इसलिए तो ये सब कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि होता क्या है, कुछ नहीं होने वाला, मजाक मेरा ही बनेगा। इसके बाद तन्वी निहारिका की जिंदगी से मानो गायब भी हो गई और निहारिका को उसके फर्म से निकाल दिया गया। अब निहारिका को समझ आ गया है कि वो अपने फीलिंग्स को प्रोफेशनल लाइफ से नहीं मिला सकती। उसे जज बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक लॉयर है और अपने क्लाइंट को जैसे भी हो सही तरीके से बस रिप्रेजेंट ही कर सकती है। खैर, इंटरव्यू होने के बाद निहारिका जैसे ही जाने वाली थी उससे फिर से रहा नहीं जाता और वो जनार्दन से कह देती है कि लगता है आपकी विग ठीक से लगी नहीं है। उसके जाने के बाद जनार्दन अपने असिस्टेंट रणदीप से कहता है कि तुम्हें कुछ समझ आया। रणदीप कहता है बिल्कुल, आप ये जानना चाहते थे कि वो विग को खुला देखकर अपना मुंह बंद रखती है या नहीं। जनार्दन कहता है कि ये लड़की अपने बर्ताव में आए बदलाव को लेकर चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली। अब घर आकर वो अपनी माँ को खुश होकर ये न्यूज सुनाती है कि वो जनार्दन के फर्म में गई थी इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसकी माँ भी हैरान हो गई थी, क्योंकि जनार्दन इस देश का नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर है। अब अगर निहारिका को जॉब लग जाती है तो उसे दिल्ली सेट होना होगा, मगर एक वजह है जिससे वो दिल्ली से नफरत करती है। मगर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम दिल्ली जाओगी तो तुम्हारी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। भले ही तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हो, मगर पूरी दिल्ली तुम्हारे पापा की जागीर तो नहीं है। इसके बाद निहारिका दिल्ली पहुंच जाती है और पहुंचती है जनार्दन के ऑफिस में, जहां पर उसे पहला केस मिलता है और वो है मेहर सलाम का, जिसे 15 साल पहले ही मौत की सजा सुनाई गई थी, मगर आज तक उसे सजा नहीं हुई। वो अभी भी जेल में बंद है। सिर्फ उसे ही नहीं, आज तक सरकार ने किसी भी औरत को फांसी की सजा नहीं सुनाई। हम मेहर सलाम को जेल में देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। निहारिका इस केस के बारे में अपनी फ्लैटमेट सू से बात कर रही थी और उसे बता रही होती है कि मेहर बिलाल से प्यार करती थी, लेकिन मेहर का परिवार इस शादी के खिलाफ था, इसलिए मेहर ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। निहारिका को कुछ अजीब लग रहा था, ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है। इसके बाद हम मिलते हैं अक्षय से, जो जनार्दन का बेटा है, वो भी एक लॉयर
है। अक्षय की माँ को अक्सर एंजाइटी अटैक आते रहता है, इसलिए वो कभी कभी जनार्दन से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसे कोई चीज याद ही नहीं रहती। फिर अक्षय को उसके दोस्त नीरज का कॉल आता है। अक्षय उसे मिलने पहुंचता है और नीरज दारूबाज लड़कीबाज सब कुछ है। अक्षय उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तू खुद को कब बदलेगा, तुझे ऐसे देखकर मुझे डर लगता है। अगले दिन निहारिका एक मैगजीन कवर पर अपने पापा को देखती है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ आने का डिसीजन सही है या नहीं। सू निहारिका को परेशान देखकर उसे कहती है कि तेरे पापा सिर्फ मैगजीन कवर में हैं, तू बेकार इतना ड्रामा कर रही है। मगर निहारिका को लगता है कुछ बुरा होने वाला है। खैर, अब वो जनार्दन के ऑफिस में पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात अक्षय से होती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते। निहारिका उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अक्षय भी उसे यहाँ देखकर हैरान था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं लंदन में जब निहारिका लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक पार्टी के दौरान जहाँ निहारिका और अक्षय दोनों होते हैं, वहाँ पर एक लड़की को अचानक से कुछ होने लगता है, वो चोक करने लगती है। अक्षय उस लड़की की जान बचाता है, जिसके बाद निहारिका और अक्षय के बीच बात होना शुरू हो जाती है। निहारिका से गलती से अक्षय का फोन टूट जाता है, इसलिए अक्षय निहारिका से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसे किसी को कॉल करना था, मगर निहारिका देने से मना कर देती है। कहती है तुम मेरा फोन नंबर चुरा लोगे। दोनों एक ही टैक्सी से जा रहे होते हैं और निहारिका भी कहती है क्या तुम मुझे कॉल करोगे, मुझे देखना है मेरा इनकमिंग चालू है या नहीं। अक्षय उसे कहता है मैं फोन दूंगा तो तुम मेरा फोन नंबर चुरा लोगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और निहारिका मेहर सलाम वाले केस पर काम करना शुरू कर देती है और वो जैसे भी हो मेहर सलाम को जस्टिस दिलाना चाहती है। मेहर सलाम तो खुद को मार डालना चाहती थी क्योंकि वो 15 साल जेल में सजा काट चुकी है और हर बार फांसी दे जाने की प्लीट को नकार दिया जाता है। वहाँ एसके नाम का लॉयर भी था जो भी जनार्दन के लिए काम करता है और वो कहने लगता है कि मेहर सलाम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहती है और अकेले रहने में वो कभी ना कभी पागल हो ही जाएगी, तब सरकार कोई ना कोई कदम उठा लेगी। मगर तब तक वो लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से निहारिका और एसके में थोड़ी सी नोकझोंक होने लगती है। सभी को शांत करने के लिए अक्षय उन्हें कॉफी पीने को बोलता है और वहाँ पर भी अक्षय और निहारिका बस एक दूसरे को ताना ही मारते रहते हैं। रात के समय अक्षय को पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड नीरज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है रेप के चार्जेस में, जो उसे लगता है कि उसके दोस्त को फंसाया जा रहा है। निहारिका जब घर लौटती है तो वो भी टीवी पर न्यूज देख रही थी कि नीरज शेखावत जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कंपनीज का ओनर है, उसे रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है और विक्टिम की बॉडी को बहुत ही बेरहमी से नीरज ने सिगरेट से जलाया है। नीरज की तस्वीर देखकर वो मैगजीन देखती है और हैरान हो जाती है ये देखकर कि नीरज उसके पापा का बेटा है, मतलब कि उसका सौतेला भाई। तभी उसे अक्षय का कॉल आता है जो कहता है कि उन्हें नीरज वाला केस संभालना होगा, मगर निहारिका मना कर देती है। अगले दिन ऑफिस जाकर निहारिका जनार्दन से कह देती है कि वो नीरज वाला केस नहीं ले पाएगी, मगर जनार्दन उसे मेहर सलाम वाला फाइल देते हैं और कहते हैं कि इसमें मेरी रिसर्च है, शुरू से पढ़ लेना और मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम ही संभालो। अक्षय जब नीरज को कॉल करता है तो नीरज कह रहा होता है कि वो लंदन भाग जाना चाहता है। जब अक्षय उसे मिलता है तो उसे कहता है कि अभी तक तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर ऐसी हरकतें करोगे तो क्रिमिनल बन जाओगे। मुझे पता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया, मेरी पूरी टीम तुझे बचाने के लिए लड़ रही है। अक्षय ऑफिस जाकर एसके के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम नीरज के केस के बारे में क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा क्लाइंट है। एसके भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने बेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। इसके बाद निहारिका के पापा शेखावत जो नीरज के भी पिता हैं, वो पहुंच जाते हैं अपने बेटे से पूछने के लिए कि तुमने सच में रेप किया। उसे अपने बेटे के बातों पर यकीन नहीं था। नीरज कहने लगता है कि पूरी दुनिया तो मुझे रेपिस्ट मानती है, मगर आप तो मुझ पर भरोसा करिए। शेखावत जनार्दन से मिलते हैं और शेखावत से वो कहने लगता है कि फिक्र ना करने, क्योंकि उसके पास एक लॉयर है जो नीरज की केस को संभाल सकती है। मीडिया वाले उसे मैड लॉयर कहकर बुलाते हैं, मगर वो केस नहीं लेना चाहती। शेखावत पूछता है आखिर क्यों, उसका नाम क्या है। जनार्दन कहता है निहारिका सिंह, जिसे सुनकर शेखावत हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो उसकी बेटी का नाम था। शेखावत अपनी बेटी के केबिन के बाहर खड़ा था जो निहारिका अपने लैपटॉप के स्क्रीन में देख लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो मुड़कर एक बार अपने पापा को देख ले। जनार्दन को उस लड़की का डिटेल मिल जाता है जिसने नीरज के ऊपर रेप करने का आरोप लगाया था। वो मथुरा की रहने वाली है, लेकिन वो दिल्ली से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुकी है और अब वो बारटेंडर की नौकरी करती है। 1 महीने पहले उसी लड़की ने नीरज के खिलाफ 2-3 ब्लॉग भी लिखे थे। उसने नीरज पे आरोप लगाया था कि वो उसे सेक्सुअली हरास करता है। कुछ समय के बाद उसने पोस्ट को डिलीट कर दिया, शायद प्रेशर में आकर। निहारिका ये सब कुछ सुन रही थी। फिर वो मेहर सलाम के केस के ऊपर रिसर्च करने लगती है और उसके बेटे आबिद के बारे में आकर
जनार्दन और सभी को बताती है, लेकिन वो देखती है कि अभी भी सभी लोग नीरज के केस के ऊपर ही बातें कर रहे थे। अक्षय उस पर चिल्लाने लगता है कि अगर तुम फोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हें अपडेट कैसे दूंगा। फिलहाल हमारे लिए नीरज वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर निहारिका भड़क उठती है और कहती है महर सलाम वाला केस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल उसने खुद को मारने की कोशिश की। अक्षय अकेले बैठकर अपने दोस्त के बारे में चिंता कर रहा था, मगर उसके पापा वहां आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए नीरज को कुछ नहीं होगा। मगर जनार्दन को इस बात की चिंता है कि नीरज के केस से रिलेटेड ऑफिस में लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बातें अगर बाहर जाएंगी तो सही नहीं होगा। जनार्दन निहारिका की बात कर रहे थे और कहते हैं कि वो टैलेंटेड है, लेकिन वो थोड़ी सी नौसिखिया है और वो नीरज के केस के लिए सही नहीं होगी। निहारिका को लगता है नीरज ने सच में रेप किया है और वो उस लड़की का साथ दे रही है और कहती है कि उसके ऊपर सच में प्रेशर बनाया गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिस वजह से उसके और अक्षय के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। क्योंकि नीरज अक्षय का दोस्त है, मगर सबके सामने निहारिका अक्षय के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त रेपिस्ट ही नहीं बल्कि सैडिस्ट भी है, क्योंकि उसने लड़की के शरीर पर सिगरेट के बर्न्स के निशान लगाए हैं। उनके झगड़े को सभी लोग देख रहे थे, खासकर जनार्दन, जिसे ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। फ्लैशबैक में देखते हैं लंदन में अक्षय निहारिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर निहारिका मना कर देती है। खैर जनार्दन अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ था कि नीरज वाला केस निहारिका ही संभालेगी, मगर अक्षय इसके खिलाफ था। तभी रणदीप आकर बताता है कि ऑपोजिशन वालों ने, मतलब कि उस लड़की ने जिसने रेप करने का आरोप लगाया, उसने पुनीत टंडन को अपॉइंट किया है एज लॉयर। और पुनीत पहले जनार्दन के लिए भी काम किया करता था, लेकिन उसे जनार्दन के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जनार्दन के डिसीजन के वजह से उसका एक क्लाइंट ओनेर उसने खुद को खत्म कर लिया। इसलिए पुनीत ने जनार्दन के ऑफिस को छोड़ दिया और वो अब नीरज के केस के जरिए अपना बदला जरूर लेगा। अब हम पुनीत को देखते हैं, जिसे अभी भी ओनेर का भूत सताता है और वो दोनों ही मिलकर जनार्दन को हराने वाले थे। पुनीत वर्तिका से बात करता है और उसे समझाता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। न्यूज चैनल पर भी यह खबर आती है कि वर्तिका ने नीरज के खिलाफ FIR फाइल कर दिया है, रेप चार्जेस लगाते हुए, और विक्टिम का नाम न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था, जिस पर सारे लॉयर्स हैरान थे। आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? जनार्दन उस लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाने लगता है कि आखिर वो लड़की कैसी होगी जो अपना नाम सबके सामने लेकर खुद को बदनाम करने के लिए तैयार हो। मगर निहारिका कहती है कि कोई भी रिस्पेक्टफुल लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। अब ये भी खबर फैल जाती है कि निहारिका ने नीरज के केस को लड़ने से मना कर दिया। यहाँ तक किसी ने चुपके से अक्षय और निहारिका के झगड़े वाला वीडियो भी शूट कर लिया और ये सब कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और अक्षय बहुत गुस्सा था। और वो निहारिका से कहने लगता है कि तुम्हारे मीडिया से बात करने के वजह से कुछ गुंडों ने नीरज को बहुत पीटा। अब ये सब देखकर निहारिका को लगने लगता है कि शायद उसे एक बार नीरज की साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए, इसलिए वो केस लड़ने को मान जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हमेशा से रणदीप ही था, मतलब जनार्दन का असिस्टेंट, जिसने मीडिया को ये बताया कि विक्टिम का नाम वर्तिका त्रिपाठी है। वीडियो बनाने वाला भी रणदीप था। यहाँ तक कि जिन गुंडों ने नीरज को पीटा उसे भेजने वाला भी रणदीप था। उसने ये सब कुछ किया जनार्दन के कहने पर। निहारिका अपनी माँ को बता देती है कि जिस पास से वो भाग रही थी वो उसके सामने आ चुका है, मतलब कि उसके पापा, जिसे वो देखना भी नहीं चाहती थी। अब ना चाहते हुए भी वो निहारिका के क्लाइंट बन गए हैं और उसकी माँ उसे समझाती है कि वो तुम्हारे क्लाइंट हैं और ये बस तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निहारिका नीरज से जाती है बात करने, लेकिन नीरज तो बस लंबी लंबी फेंकने लगता है कि लड़कियां उसकी आगे पीछे घूमते रहती हैं और लड़की के पास जाकर उनका फोन नंबर उसे मांगना भी नहीं पड़ता, वो तो खुद चल कर आती है। दूसरी तरफ पुनीत वर्तिका से पूछताछ कर रहा था और वर्तिका बताने लगती है कि वो 3 महीने पहले नीरज से मिली थी, जब वो बार में देर रात तक काम कर रही थी। नीरज वहां आया था और वो नीरज का ही होटल था। नीरज वर्तिका के साथ ड्रिंक बनाने लगता है जो वर्तिका को पसंद नहीं आता और वहां वो वर्तिका से थोड़ा करीब जाने की कोशिश करता है और ये देखकर वर्तिका HR को सब कुछ बताने का सोचती है। एक दिन दोनों की मुलाकात लिफ्ट में हुई थी और वहां पर भी नीरज वर्तिका के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर नीरज बताता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि लिफ्ट में वर्तिका थी, मैं तो अपने फोन में बिजी था। उल्टा वर्तिका ने उसे हाय कहा था। निहारिका ये सब फुटेज में देख रही थी। वर्तिका कहने लगती है कि मुझे दूसरे कंपनी से जॉब ऑफर आ गया था, लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ काम कर रही लड़कियों को सावधान करना चाहती थी, इसलिए मैंने पोस्ट लिखा था। अब दोनों अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि 8 अगस्त की रात को क्या हुआ था। एक फुटेज उन लोगों के पास था जिसमें वर्तिका नीरज के कमरे से बाहर आती है और लिफ्ट में चली जाती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। निहारिका इसके बारे में पूछती है तो नीरज कहने लगता है कि मुझे नहीं
पता कि वो क्यों डरी हुई है। मैं तो पार्टी में गया हुआ था और मैं बहुत दारू पिया हुआ था, मैं तो घर आकर सो गया। पूछताछ हो जाने के बाद अक्षय निहारिका से पूछ रहा होता है कि तुम्हें नीरज कैसा लगा और उसे समझाने की कोशिश करता है कि नीरज कभी किसी का रेप नहीं कर सकता। निहारिका कहती है तो क्या लोग रेपिस्ट का लेबल लगाकर घूमते हैं? वो कोई भी नॉर्मल रिस्पेक्टेबल इंसान हो सकता है। शेखावत की पत्नी को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की लॉयर कोई और नहीं बल्कि शेखावत की बेटी निहारिका है और जो कुछ भी बाप बेटी के बीच हुआ उसे नहीं लगता कि ये देखकर अब वो नीरज का केस सही ढंग से लड़ेगी। उसकी पत्नी कहती है कि यही तो एक मौका है ताकि वो तुमसे बदला ले सके, इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलता है। लेकिन निहारिका शेखावत से कह देती है कि अब हम दोनों का रिलेशन लॉयर और क्लाइंट का ही रहेगा और वो कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। शेखावत वादा करता है और निहारिका जाती है मेहर सलाम से मिलने, जिसे हॉस्पिटल में बिस्तर से बांध के रखा गया था क्योंकि वो वहाँ के हवलदार वार्डन सभी को अपने दांत से काट ली थी। वो तो निहारिका पर भी हमला कर देती है मगर निहारिका खुद को शांत रखती है और कहती है कि मैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ, मगर मेहर तो बस खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, वही होगा उसका इंसाफ। जनार्दन होम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और दोनों वहाँ पर मेहर सलाम के केस के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ निहारिका मेहर को समझा रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और तुम यहाँ पर 2 सजा काट रही हो, एक उम्र कैद और एक फांसी, लेकिन एक जुर्म के लिए 2 सजा नहीं दी जाती। होम मिनिस्टर भी जनार्दन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मेहर सलाम को फांसी की सजा नहीं दे सकते और वो जनार्दन को एक सीट का लालच देते हैं और कहते हैं कि आप अपना ये केस वापस ले लीजिए। जनार्दन इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ दिन रात निहारिका मेहर सलाम के केस में पागलों की तरह काम करती है। ऑफिस में अक्षय निहारिका से माफी मांगता है अपने बर्ताव को लेकर और निहारिका को समझाता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका बोझ हमें अभी लेकर नहीं चलना है, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। निहारिका की मुलाकात पुनीत से होती है जो उसकी तारीफ करता है क्योंकि निहारिका समीर के खिलाफ आवाज उठाई थी जो कोई नहीं कर पाया। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो वर्तिका के तरफ से लड़ रहा है। वो निहारिका को जनार्दन के बारे में सावधान कर देता है कि वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगले दिन से नीरज वाला केस ट्रायल्स कोर्ट में शुरू हो जाता है मगर कुछ बोलने से पहले ही वहां पर पुनीत एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करता है जिससे निहारिका हैरान हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि रेप किट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ट्रायल के बाद निहारिका पुनीत पर चिल्लाने लगती है कि इस तरह अचानक आप ये सब एविडेंस मुझे पेश करके डराना चाहते हैं। पुनीत उसे कहता है कि तुम ये नहीं समझ पा रही कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है मतलब रेप हुआ है, उल्टा तुम गुस्सा हो रही हो और तुम आखिर जनार्दन जैसे वकील के लिए काम क्यों करती हो और उस आदमी को डिफेंड कर रही हो जिसने सच में रेप किया है। निहारिका नीरज से पूछ रही होती है कि अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो उस लड़की के अंदर तुम्हारा डीएनए कैसे मिला। कि इतने में जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं मीडिया वाले निहारिका के ऊपर टूट पड़ते हैं और कोई पीछे से आकर निहारिका के चेहरे पर इंक पोत देता है और उसे बचाने के लिए वहां पर पुनीत आ जाता है और निहारिका अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी और वो अक्षय को गले लगाकर रोने लगती है। निहारिका जब घर पहुंचती है तो उसके पीछे पीछे उसके पापा शेखावत भी आ जाते हैं जो निहारिका तो नहीं देखती लेकिन उसकी दोस्त सू देख लेती है। फिर शेखावत अपनी बेटी के कमरे में चले जाते हैं जब निहारिका सो रही थी। जनार्दन रणदीप से इस केस के बारे में बात कर रहा था और ओनीर पुनीत को बता रहा होता है कि तुमने निहारिका को हथियार की तरह यूज करना है, उसे इमोशनल कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब अक्षय की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है देविका और वो इंडिया में लैंड होती है और उसे पिक करने के लिए अक्षय आता है। देविका उसे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो। अक्षय उसे पूछता है कि अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो क्या होता। देविका कहती है कि इंडिया की इकोनॉमी हमारे कंपनीज पर डिपेंडेंट थी तो हमें शादी तो करना ही था। निहारिका मेहर सलाम से मिलने के लिए जाती है और मेहर निहारिका के इंतजार में ही थी और वो अच्छे से तैयार हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और निहारिका उसे उसके बेटे का लिखा हुआ राइटिंग दिखाती है जो मेहर को काफी अच्छा लगता है और कहने लगती है कि उसे फांसी चाहिए। निहारिका उसे पूछती है कि तुम्हारा बेटा 14 साल का हो गया है, एक बार मिली हो उससे। मेहर कहती है कि ये लोग मिलने कहाँ देते हैं। मेहर को ऐसे काल कोठरी में बंद देखकर वो वार्डन से जाके बात करती है लेकिन वार्डन कहने लगता है कि मेहर बहुत ही खतरनाक है। वो यहाँ के गार्ड्स पर हमला कर देती है, ऐसी गंदी गंदी गाली देती है और अब तो बस हम उस पर 24 घंटे नजर रखते हैं ताकि वो कुछ गलत न कर ले। होम मिनिस्टर जनार्दन को खुशखबरी देते हैं कि वो अब मेरठ की सीट से लड़ने वाला है, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ पर शेखावत से मिलाते हैं पर वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। शेखावत और जनार्दन एक दूसरे से बात करते हैं और शेखावत उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि विक्टिम का नाम मीडिया में बताने वाले और नीरज पर हमला करवाना ये सब कुछ तुमने किया है।
मुस्कुराते हुए जनार्दन बात को टाल देता है। शेखावत उसे धमकाता है कि दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। रणदीप जनार्दन को कहता है कि नीरज को वैसे भी जेल होने वाली है 7 साल के लिए। जनार्दन को लगने लगता है कि शेखावत कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि आज उसके गुस्से में एक दर्द भी था। वो रणदीप से कहता है पता लगाओ कि आखिर शेखावत छुपा क्या रहा है। देविका को पता चलता है कि निहारिका जो उसके पति की एक्स है वो उन्हीं के ऑफिस में काम करती है, मगर अक्षय कहने लगता है कि तुम उस बात को बस बढ़ा रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अक्षय और देविका के बीच में कुछ भी नहीं है, वो बस नाम के हस्बैंड वाइफ है। ऑफिस में अक्षय और निहारिका जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था, शायद कुछ नया शुरू हो जाए। खैर अब ट्रायल शुरू होता है और निहारिका जज के सामने चिल्लाने लगती है कि सोशल मीडिया पर हर जगह नीरज को तो रेपिस्ट करार दे दिया गया है, तो आप एक काम करिए, नीरज को सजा दे ही दीजिए, यही अच्छा होगा। जज उसे कहते हैं कि मैं आपको कम से कम सिक्योरिटी दे सकता हूँ, और वो पुनीत से कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। कटघरे में वर्तिका को बुलाया जाता है और 8 अगस्त की रात क्या हुआ था वो डिटेल में बताने लगती है कि HR हेड रस्तोगी ने कहा था नीरज ने वर्तिका को अपने कमरे में बुलाया है। काफी रात हो गई थी और वर्तिका को अजीब लग रहा था, लेकिन रस्तोगी सर साथ होंगे इसलिए नीरज के कमरे में वो चली गई। और फिर वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ, नीरज ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसके हाथ पैर पर सिगरेट के जले हुए निशान लगाए, ये सब कुछ वो बता देती है। निहारिका वर्तिका से सवाल पूछने लगती है, लेकिन पुनीत उसने पहले ही वर्तिका को समझा दिया था कि डिफेंस लॉयर तुमसे इधर उधर की सवाल पूछने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी स्टोरी से हटना नहीं है। निहारिका पूछती है कि जब नीरज को तुमसे जो चाहिए था वो मिल गया था, फिर उसने तुम्हें सिगरेट से क्यों जलाया। वर्तिका कहती है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ रणदीप जनार्दन को आकर बताता है कि शेखावत ने 2 शादी की हैं। उसकी पहली बीवी बेंगलुरु में रहती है और पहली शादी से जो औलाद पैदा हुई वो कोई और नहीं बल्कि निहारिका है। जनार्दन काफी खुश हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा राज जो उसके हाथ लग गया। अब ट्रायल के बाद ऑफिस में नीरज अक्षय और निहारिका के सामने कह रहा होता है कि मैंने 8 तारीख को वर्तिका को हाथ भी नहीं लगाया, वो झूठ बोल रही है। और यहाँ वो सच बता देता है कि उसने वर्तिका के साथ सेक्स किया था 6 तारीख की रात को। ये सुनकर निहारिका गुस्से में अपना होश खो बैठती है और नीरज पे चिल्लाने लगती है कि मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि सच बताओ, इतनी बड़ी बात तुम अब बता रहे हो। निहारिका 6 तारीख की फुटेज देखने लगती है, लेकिन उसमें वर्तिका को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि उसका रेप हुआ है। अब निहारिका सोचने लगती है क्या वर्तिका झूठ बोल रही है और नीरज सही है। अब निहारिका यही फुटेज वर्तिका के सामने कोर्ट को दिखाती है कि वो 6 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे नीरज के कमरे में गई थी, और जब वो बाहर आई तो वो बिल्कुल भी डरी सहमी तो नहीं लग रही थी। वर्तिका चिल्लाने लगती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। निहारिका पूछती है कि तुम 55 मिनट उसके कमरे के अंदर क्या कर रही थी। वर्तिका कहती है कि उसने मेरा रेप किया। निहारिका पूछती है तो फिर 8 तारीख को क्या हुआ था, 6 या 8। वर्तिका बहुत घबराने लगती है और पुनीत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, मगर सब कुछ हाथ से निकलता देख वो वर्तिका पर चिल्लाने लगता है कि वो 6 तारीख को जो भी हुआ उसके बारे में उसे क्यों नहीं बताई। जनार्दन शेखावत से कहता है कि उसे पता है निहारिका उसकी बेटी है। शेखावत उसे कहने लगता है कि निहारिका मेरी बेटी है या नहीं, इससे नीरज के केस में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जनार्दन कहता है कि सोचिए अगर मीडिया में पता चल गया कि निहारिका नीरज की सौतेली बहन है तो क्या होगा, केस तो पूरी तरह से पलट जाएगा। जनार्दन अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन बदले में वो शेखावत से कहता है कि आप होम मिनिस्टर के पार्टी को फंड कर रहे हैं, साथ साथ मेरे इलेक्शन कैंपेन को भी फंड कर दीजिए। शेखावत डील मान जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी निहारिका से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो अपने बेटे के साथ कोर्ट में आना चाहता है। निहारिका मना कर देती है क्योंकि ऐसा हुआ तो मीडिया की नजर शेखावत पर पड़ जाएगी और उस वजह से शेखावत का पास्ट बाहर आ जाएगा। और देखते हैं कि शेखावत ने 20 साल पहले अपनी सेक्रेटरी को मोलेस्ट किया था। उसकी सेक्रेटरी कंप्लेंट भी करती है, लेकिन शेखावत ने उस लड़की को ऑफिस से निकलवा दिया। पुलिस में वो लड़की गई कंप्लेंट करने तो पैसे के दम पे शेखावत ने फाइल क्लोज करवा दिया। इसलिए शेखावत का कोर्ट में जाना शायद सही नहीं होगा और इसी कारण के वजह से शेखावत का अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हुआ और सेक्रेटरी को मोलेस्ट करता हुआ निहारिका अपने पापा को देख ली थी जो उसके दिमाग में बैठ गया था। देविका अक्षय से बात करने के लिए आती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए इस शादी को चलाने में। हम लोग कब तक इस तरीके से एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, अगर ऐसा ही है तो खत्म कर लेते हैं जो भी है। अक्षय को उसकी माँ रोहिणी फोन करके बुलाती है जो चोरी छुपे अक्षय से मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। वो अक्षय को उसके अंकल यानी कि उसके मामा रोहन के बारे में बताती है जो सालों पहले मर चुके हैं। मरने से पहले उनका ये कहना था
कि मेरा सीक्रेट मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ सेफ है। लेकिन अक्षय की माँ कहती है कि मैंने सारे बेस्ट फ्रेंड से बात कर लिया मगर किसी को कुछ पता है ही नहीं। अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कहना क्या चाहती है। रोहिणी कहती है कि इस फोटो में जो टेडी बियर है इसी को मैं बचपन में बेस्ट फ्रेंड कहा करती थी। अब वो अक्षय से कहती है कि उसके लिए ये टेडी बियर ढूंढ के लाने। डीएनए रिपोर्ट मिलाने पर पता चलता है कि जिस सिगरेट से वर्तिका को जलाया गया था उसमें नीरज का डीएनए है ही नहीं। पुनीत सिगरेट जलाकर खुद को जलाने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा था। वर्तिका उसे मिलने आती है तो वो वर्तिका से पूछता है कि नीरज का डीएनए सिगरेट में नहीं मिला, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सिर्फ सामने के हिस्सों में जले के निशान मिले, पीछे नहीं मिला। पुनीत समझ गया था कि वर्तिका उसे झूठ बोल रही है। जनार्दन को पता चलता है कि उसकी पत्नी रोहिणी छुप छुप कर अक्षय से मिल रही है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। निहारिका मेहर से मिलने के लिए पहुंचती है तो उसके हाथ और गले पर चोट के निशान को देखती है और वो डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, मगर निहारिका जानती है कि मेहर को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। निहारिका टॉर्चर बंद करवाना चाहती है और उसे आजाद करवाना चाहती है, मगर मेहर तो बस फांसी चाहिए। जनार्दन निहारिका से कहता है कि कुछ दिनों के लिए इस केस को तुम ड्रॉप कर दो, वो अकेली रहेगी तो समझ आ जाएगा उसे। फिर जनार्दन होम मिनिस्टर को कह देते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब निहारिका मेहर से नहीं मिलेगी और अब आपसे भी मेहर सलाम के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। रणदीप अक्षय को हर जगह फॉलो कर रहा था और वो जनार्दन को कॉल करके बता देता है कि अक्षय रोहन के घर जा रहा है। जनार्दन रोहिणी के बैग से एक फोटो निकालता है और रणदीप से कहता है कि अक्षय उस टेडी बियर को ढूंढने के लिए गया होगा, कुछ भी हो जाए वो टेडी बियर उसे मिलना नहीं चाहिए। अक्षय जैसे ही अपने मामा रोहन के घर पहुंचता है, रणदीप पहले से ही टेडी बियर को ढूंढ चुका था। अक्षय को टेडी बियर नहीं मिला और वो अपनी माँ से कहता है कि पुरानी बातों को छोड़ो, मगर उसकी माँ रोहिणी चिल्लाने लगती है कि मुझे पता है कि तू भी रात रात भर जागे रहता है, क्यों कभी तेरे रिश्ते पूरे नहीं होते। तू अपने पास्ट के बारे में सोच सकता है और अगर मैं सोचूं तो ऑब्सेशन। ऑफिस खत्म हो जाने के बाद अक्षय अपने ऑफिस में ही आराम कर रहा था तो निहारिका उससे मिलने के लिए आती है और अक्षय उसे बताने लगता है कि जब वो 12 साल का था तो वो अपने दोस्त अमित के साथ बोटिंग करने के लिए गया था, लेकिन तभी एक्सीडेंट हो गया और अमित पानी में गिर गया। अक्षय डर गया था और अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। अमित डूब कर मर गया और इसी वजह से वो रात में सो नहीं पाता। वो खुद को कसूरवार मानता है। निहारिका इमोशनल सपोर्ट के लिए उसके साथ ही रहती है और उसे समझाती है कि तुम या तो प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट को याद कर सकते हो या फिर अपने पास्ट से ये देखो कि तुम प्रेजेंट में कहाँ हो। चॉइस सबकी होती है। जब वो घर आता है तो देविका उसे परेशान देखकर उसे बात करने जाती है, मगर वो उसे बात नहीं करना चाहता था। निहारिका अपने पापा मतलब के शेखावत से मिलने जाती है और उसे सबूत दिखाती है कि वर्तिका 90% झूठ बोल रही है, उसके अंदर नीरज का डीएनए नहीं मिला। निहारिका एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का फोटो दिखाती और कहती है कि पुनीत जरूर इसे कटघरे में बुलाएगा और हमें इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। शेखावत को फॉरेंसिक रिपोर्ट अपने घर पर चाहिए था, इसलिए निहारिका कुरियर करने के लिए मान जाती है और पूछती है एड्रेस क्या है। शेखावत उसे पुराने घर का एड्रेस बता देता है, जिसे सुनकर निहारिका को पुराने दिन याद आ जाते हैं क्योंकि ये उसके पुराने घर का एड्रेस था। कोर्ट में देखते हैं कि एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल है कि डीएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब तक बॉडीली फ्लूइड ट्रांसफर नहीं होता डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। मगर निहारिका एक्सपर्ट से टच डीएनए के बारे में पूछती है और पूछने लगती है कि मेरे क्लाइंट पर रेप का आरोप लगा है और अगर वो वर्तिका को हर जगह छूता है तो उसका टच डीएनए तो ट्रांसफर हुआ ही होगा। अब इतना सारा खुलासा करने के बाद निहारिका काफी ज्यादा खुश थी और नीरज और अक्षय भी खुश थे। दूसरी तरफ निहारिका को एक और खुशखबरी मिलती है कि मेहर सलाम का कॉल आया था। अब वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है तो मेहर कहती है कि उसे इतने बड़े हील्स पसंद नहीं है। खैर निहारिका उसे बहुत सारी औरतों की टेस्टिमनी दिखाती है जिनके ऊपर जेल में टॉर्चर होता था। निहारिका के सामने मेहर खुलकर बातें करने लगती है। मेहर को तो बस फांसी चाहिए और वो अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि अगर उसे फांसी नहीं मिली तो उसके बेटे को लोग किस नजरों से देखेंगे। निहारिका को ऐसा लगता है कि अब वो मेहर सलाम से कुछ ज्यादा इमोशनली अटैच हो रही है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ PIL फाइल करेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने मेहर को मौत की सजा सुनाई लेकिन कभी भी उसे मौत नहीं दी गई। मेहर की अभी जो हालत हो गई है उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। PIL फाइल होने के बाद होम मिनिस्टर काफी ज्यादा भड़क गए थे और वो जनार्दन को जाकर ये सारी बात बताते हैं। जनार्दन एसके पर काफी चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी निहारिका पर नजर रखने के लिए। एसके निहारिका पर चिल्लाता है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का एक मिनिस्टर जनार्दन को कॉल करके कह रहा होता है कि वो उनके तरफ से इलेक्शन लड़े। एसके को निहारिका के ऊपर चिल्लाता देख अक्षय वहां पर आता है और वो एसके से लड़ने लगता है। दोनों को रोकने के लिए जनार्दन पहुंच जाते हैं
और वो निहारिका के डिसीजन के सपोर्ट में है। इसके बाद कोर्ट में पुनीत ये बताने लगता है कि 6 तारीख का फुटेज कोर्ट में दिखाया गया था वो टेम्पर्ड किया गया था। वर्तिका के कमरे के अंदर जाने वाला फुटेज 6 तारीख का है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो फुटेज 28 मई का था। निहारिका शर्मिंदा थी, मगर पुनीत निहारिका के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। निहारिका पहुंच जाती है अपने पापा शेखावत के घर पर। निहारिका एडिटेड फुटेज शेखावत को दिखा देती है और फेक एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करने को लेकर शेखावत नीरज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मगर नीरज तो बस मासूम बनने की कोशिश करते रहता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मुझ पर कोई यकीन करता ही नहीं। निहारिका कह देती है कि मुझे सुनना है कि तुम्हारा साइड क्या है, तो वो कहने लगता है कि मैंने वर्तिका का रेप नहीं किया, मैं उसे फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो एडिट किया। ऑफिस जाकर निहारिका सुखमनी से मिलती है और उसे पूछ रही होती है कि पुनीत के पास पूरा मौका था, वो मेरे ऊपर केस कर सकता था, ऑफिस के ऊपर चार्जेस लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो शायद बताने की कोशिश कर रहा था कि जनार्दन किसी को भी धोखा दे सकता है, मुझे रियल स्टोरी जाननी है। तो सुखमनी बताने लगती है कि एक समय हुआ करता था जब पुनीत जनार्दन का एसोसिएट हुआ करता था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फेटेक्स का केस आया था कि उन्होंने सारे क्लाइंट का पासवर्ड लीक कर दिया और पुनीत को उन्हें डिफेंड करना था। जनार्दन का प्लान था कि अगर उन्हें पूरे कंपनी को बचाना है तो किसी एक पर इल्जाम लगाना होगा। कंपनी वालों ने ओनीर को फंसाने का सोचा, मगर पुनीत को लग रहा था कि ओनीर सच में गिल्टी है और उसने कोर्ट में उसे गिल्टी प्रूफ कर भी दिया। जब उसे सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और ओनीर ने खुद को खत्म कर लिया था। पुनीत को देखते हैं जो थेरेपी ले रहा था, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसके वजह से ओनीर ने अपनी जान दी। अगले दिन ट्रायल में नीरज से पुनीत पूछ रहा होता है कि 6 अगस्त की रात जब आप में और वर्तिका के बीच कंसेंशुअल सेक्स हुआ तो कंसेंट मांगने के लिए आपने क्या किया। यहाँ पर यह बात भी पता चली है कि वर्तिका पहले भी एचआर को कंप्लेंट कर चुकी है कि नीरज उसे सेक्सुअली हैरेस कर रहा है। तो फिर वर्तिका 6 अगस्त की रात नीरज के कमरे में क्यों गई थी और उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो कंसेंट के साथ कैसे हुआ। पुनीत नीरज को डिसाइड करने को बोलता है कि ये सेक्स था या रेप। नीरज कुछ भी बोले जा रहा था और उसे रोकने के लिए निहारिका बहाना देने लगती है कि मेरा पेट खराब हो गया है, जिसके बाद जज उन्हें अगली तारीख दे देते हैं। बाद में जब पुनीत निहारिका से मिलता है तो वो निहारिका से कहता है कि जनार्दन का रंग तुम पर चढ़ते जा रहा है। रोहिणी फिर से अपना दिमाग खोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जनार्दन ने उसके डायरी को कहीं छुपा दिया। इसके बाद रोहिणी छुप छुप कर पुनीत से मिलती है और वो चाहती है कि उसके भाई रोहन को इंसाफ मिले। रोहिणी जानती है कि उसके भाई का खून जनार्दन नहीं किया है, जनार्दन ने ओनीर को मरवा दिया और ये बात पुनीत से अच्छा कौन जानता है। अब नेक्स्ट ट्रायल शुरू होता है जिसमें बॉबी सिंह को बुलाया जाता है जो कि नीरज का बॉडीगार्ड है। तभी रणदीप आकर एक एविडेंस देता है जिसे देखकर बॉबी चिल्लाने लगता है कि नीरज ने वर्तिका का रेप किया। देखते हैं कि बॉबी और वर्तिका एक दूसरे से प्यार करते थे और वो उसे नीरज के कमरे में जाने के लिए कार्ड देता है और उसे कहता है कि जब उसके कमरे से बाहर निकलना तो भागते हुए आना और थोड़ी डरी रहना। इसके बाद वर्तिका खुद अपने हाथ पर सिगरेट का बर्न मार्क लगा लेती है। ट्रायल के बाद नीरज काफी गुस्सा था, लेकिन निहारिका उसे भरोसा दिलाती है कि उनके केस में कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो वहां से चली जाती है और तभी नीरज निहारिका के बारे में उटपटांग बातें करने लगता है कि आज वो कोर्ट में बहुत हॉट लग रही थी, जो निहारिका सुन लेती है। नीरज को कोई बताओ कि निहारिका उसकी सौतेली बहन है। खैर अक्षय उसे कहता है लाइन क्रॉस नहीं करने। जनार्दन अक्षय और देविका को मिलान जाने का टिकट देता है और कहता है कि थोड़ा जाकर मौज मस्ती करो, छुट्टी मनाओ। मगर अक्षय नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके दोस्त का ट्रायल चल रहा था। मगर जनार्दन अपने बेटे को समझाता है और देविका भी खुश थी कि दोनों अपने रिश्ते को सुधारने के लिए थोड़ी कोशिश कर ही सकते हैं। निहारिका को जब पता चलता है तो वो अक्षय पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ केस लड़ रहा है और तुम अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हो। अक्षय उसे पूछता है कि तुम आखिर गुस्सा क्यों हो, कि मैं हॉलीडे पर जा रहा हूँ या फिर अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ। निहारिका कहती है मैं जल नहीं रही, झूठी। पुनीत रोहिणी से मिलता है और उसे सच बताता है कि रोहन का मर्डर हुआ था। उसे हार्ट अटैक आया तो था, लेकिन हार्ट अटैक उसे दिलवाया गया था। रोहिणी अब चाहती है कि जनार्दन को इसकी सजा मिले और उसे जेल तक घसीटा जाए। रोहिणी एक पेंटिंग खरीदती है और उस पेंटर से कहती है कि मैं तुम्हें 4 लाख का चेक दे रही हूँ, 2 लाख डॉक्टर शर्मा को दे देना और बाकी का 2 लाख तुम्हारे लिए। जनार्दन उस पेंटिंग को देखता है, जिसके बाद वो रणदीप से कहता है कि रोहिणी ने इस पेंटिंग को खरीदा है जिसकी कीमत 4 लाख है। या तो वो मुझे बेवकूफ बना रही है या वो पेंटर ने रोहिणी को बेवकूफ बनाया। तुम थोड़ा पता लगाओ कि चल क्या रहा है। इंडियन बार एसोसिएशन की पार्टी हो रही होती है और वहाँ पर देविका निहारिका से मिलती है। निहारिका नर्वस हो जाती है, मगर वो कहती है कि अक्षय तुम्हारे बारे में काफी बातें करता है। देविका
निहारिका कहती है चल झूठी, वो मेरे बारे में बात नहीं करता होगा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में भी बातें नहीं करता। पुनीत निहारिका के रूममेट सू से जाकर बातें करने लगता है। पुनीत को बेस्ट प्रोसिक्यूटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था और पुनीत रोहिणी को एक सबूत देता है। तभी वहाँ पर जनार्दन पहुंच जाता है। रणदीप जनार्दन को पेंटिंग के बारे में पूछता है। रोहिणी ने पेंटिंग के लिए 4 लाख दिए थे और उसमें से 2 लाख डॉक्टर शर्मा को दिया गया था जिन्होंने रोहन का ऑटोप्सी किया था। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहन को हार्ट अटैक दिलवाया गया था। दूसरे दिन देखते हैं कि रोहिणी पुनीत से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जनार्दन पुनीत से मिलना चाहता था। दोनों मिलते हैं। दूसरी तरफ घबराहट के मारे रोहिणी को एंजाइटी अटैक आने लगते हैं, पर वहां पर वो दवाई लेने ही वाली होती है कि रणदीप पहुंच जाता है जो उसे दवाई छीनने लगता है। जनार्दन से मिलने के बाद पुनीत रोहिणी से मिलने के लिए निकलता है, मगर रणदीप रोहिणी को घर ले आता है और उसका हाथ काट कर चाकू रोहिणी के हाथ में रख देता है, दिखाने के लिए कि रोहिणी ने खुद को खत्म कर लिया। अपनी पत्नी को मरवाने के बाद अगले दिन जनार्दन मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। होम मिनिस्टर को पता है कि रोहिणी को मरवाने वाला उसका पति जनार्दन ही है। इसके बाद वो जनार्दन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और पुनीत भी खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर ओनिर का भूत उसे बचा लेता है। पुनीत रोहिणी के मरने का गिल्ट हैंडल नहीं कर पा रहा था। अक्षय अपनी माँ को खोने के बाद तो बिल्कुल टूट चुका था। निहारिका उसे संभालती है और अक्षय को इस बात का पछतावा है कि जब उसकी माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो काम में बिजी था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और निहारिका खुद को संभालती है और ऑफिस से जाने वाली थी, मगर अक्षय चाहता है कि निहारिका यहीं उसके साथ रहे। जिसके बाद दोनों एक ही कमरे में चले जाते हैं। ऑफिस में अक्षय से मिलने के लिए देविका पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। उन दोनों को निहारिका बस देखे ही जा रही थी। देविका अक्षय से पूछती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मगर हम दोनों बीच का रास्ता भी तो चुन सकते थे, एक दूसरे को पसंद कर सकते थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। अक्षय कहता है कि उसने अपने पापा और मम्मी की शादीशुदा जिंदगी को देखा है, जिस वजह से उसका प्यार से भरोसा ही उड़ गया। देविका सामने निहारिका को देखकर पूछती है क्या इसीलिए तुमने उसे जाने दिया। निहारिका को पता चलता है कि मेहर सलाम वाला केस सुखमनी को दे दिया गया है और वो मेहर सलाम से मिलकर समझ गई है कि वो मेहर की मदद नहीं कर पाएगी। फिर वहां पर एसके आता है और निहारिका से कहता है कि मेहर से रिलेटेड सारी फाइल्स सुखमणि को हैंड ओवर कर दो। निहारिका फाइल सुखमणि को दे देती है, मगर वो केस पर तो काम ही नहीं करना चाहती थी। निहारिका एसके से कहती है कि मैं मेहर को समझती हूँ, मगर एसके तो उसे नहीं समझना चाहता। निहारिका इतने में नहीं रुकती और वो जाकर जनार्दन से कहने लगती है कि मैं मेहर को समझती हूँ, मैं उसका केस लड़ सकती हूँ। जनार्दन भी उसे पूछने लगता है कि तुम उसके बारे में क्या समझती हो, जिसने एक दिन में ही अपने परिवार को मार डाला। मैंने तुम्हें इस फर्म में हायर किया था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखा था, लेकिन अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। निहारिका समझ गई थी कि अगर उसे कुछ करना है तो पहले उसे नीरज वाला केस निपटाना होगा। रणदीप उसे एक फुटेज दिखाता है कि एक पुलिस स्टेशन में जहाँ 6 अगस्त की रात वर्तिका पहुंची थी रेप का FIR दर्ज करवाने। सू जो एक साइकेट्रिस्ट है उसे थेरेपी लेने के लिए वर्तिका पहुंचती है। सू उसे कहने लगती है कि तुम बेफिक्र होकर मुझसे कुछ भी बता सकती हो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। पुनीत निहारिका से मिलता है और उसे कहने लगता है कि मुझे पता है वर्तिका ने झूठ बोला, मगर नीरज भी बेगुनाह नहीं है। 6 अगस्त की रात वर्तिका का सच में रेप हुआ था। वर्तिका पागल हो जा रही थी और उसे अब हीलिंग की जरूरत है क्योंकि उसे हर दिन कोर्ट में गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसे सू के पास थेरेपी के लिए भेजा। ये सुनकर निहारिका भड़क जाती है और कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम जानते हो कि वो मेरी रूममेट है, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। निहारिका इसके बाद जाती है नीरज से मिलने के लिए और उसे कहती है पॉलीग्राफ टेस्ट देने, मतलब के लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर नीरज मना करता है। निहारिका इतनी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है कि वो अपनी दोस्त मतलब के सू से पूछने लगती है कि वर्तिका ने तुमसे क्या बोला, उसने झूठ बोला क्या, मगर सू अपने पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं बताती, इसलिए निहारिका उसके लैपटॉप से वीडियो देखने लगती है और सू ये देखकर अपनी दोस्त से झगड़ने लगती है और वो निहारिका से कहती है कि इस बार तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। निहारिका पुनीत के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि मुझे प्रूफ करो कि नीरज ने ही रेप किया, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद बीच रास्ते में पुनीत नाटक करने लगता है और नीरज को एक रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुम तो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि नीरज नामर्द है, जिससे नीरज काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो सबके सामने कबूल कर लेता है कि उसी ने वर्तिका का रेप किया और उसके हिसाब से किसी का रेप करना अपना पावर दिखाना होता है। और यही वीडियो बनाकर वो निहारिका को दिखा देता है। निहारिका नीरज के
परिवार को ये वीडियो दिखाती है और शेखावत निहारिका से रिक्वेस्ट करता है किसी तरह उसके बेटे को बचा लेने के लिए वो दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेगा। अक्षय के घर पर उसकी माँ रोहिणी की 13वीं की तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ ट्रायल के बीच में निहारिका नीरज को समझा रही होती है कि मैंने कितनी बार कहा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो नीरज को डराने लगती है कि तुमने उस दिन कबूल कर लिया कि तुमने वर्तिका का रेप किया, इतना ही नहीं तुमने कई और लड़कियों का रेप किया है। ये वीडियो अगर प्रेजेंट किया गया तुम तो बचोगे नहीं। नीरज इतना डर गया था कि निहारिका और पुनीत के कहने पर वो जज के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसने वर्तिका का रेप किया और जज नीरज को गिल्टी करार दे देते हैं। मगर ये खबर जनार्दन को भी पता लग जाती है और वो निहारिका से पूछने लगता है कि तुम्हारा और पुनीत के बीच ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे लगता है। अब अक्षय भी निहारिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो कहने लगता है कि मैं कोर्ट नहीं गया और तुमने ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे प्लानिंग कर ली, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। मगर निहारिका कहती है कि हर चीज तुम्हारे से जुड़ा हुआ नहीं होता। वो अक्षय से कह देती है कि तुम लोग जानते थे कि नीरज ने वर्तिका का रेप किया, फिर भी तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और इस केस को लड़ने के लिए कहा। खैर अब अक्षय से लड़ाई करने के बाद वो पुनीत के पास आती है और निहारिका मेहर से मिलने के लिए जाती है जिसके हाथ पैर को बांध करके रखा गया था। निहारिका उसे कहती है पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं तुम्हारी ऑफिशियल वकील बन जाऊं। मगर मेहर तो काफी गुस्से में थी और कहती है कि अब तू भी मेरा इस्तेमाल करेगी जैसे कि बाकी करके चले जाते हैं। निहारिका कहती है कि मेहर को एक नई जिंदगी मिलेगी, मगर मेहर कहने लगती है कि बाहर जाकर मैं करूंगी क्या? वो तो मरना चाहती थी क्योंकि बाहर उसे खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। रणदीप जेल में नीरज से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे समझा देता है कि निहारिका ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही धोखा नहीं बल्कि जनार्दन और ऑफिस के सभी लोगों को धोखा दिया है और ये भी कह देता है कि निहारिका तुम्हारी सौतेली बहन है। नीरज शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो निहारिका को हॉट कहता था। पूरी दुनिया निहारिका पर टूट पड़ती है तो शेखावत पीछे क्यों रहता? वो भी आ जाता है चिल्लाने के लिए क्योंकि उसके बेटे को जेल जो हो गई निहारिका के वजह से और उसे लगने लगता है कि निहारिका बस अपने पापा से बदला लेना चाहती थी, वो तो बस नीरज का इस्तेमाल कर रही थी। और शेखावत कहने लगता है कि इन सब में तुम्हारी माँ भी शामिल थी। निहारिका भड़क जाती और शेखावत उसका गला घोटने लगता है। सू आकर किसी तरह निहारिका को बचा लेती और शेखावत उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि वो उसकी जिंदगी को नरक बना देगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मेहर सलाम का केस अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है और मेहर की तरफ से निहारिका और पुनीत होते हैं, दूसरी तरफ जनार्दन, एसके और अक्षय होते हैं। निहारिका कहती है कि वो मेहर के लिए पैसिव यूथेनेशिया की मांग करती है, मगर जनार्दन इसके खिलाफ कहने लगते हैं और वो इस पनिशमेंट के खिलाफ थे क्योंकि ये सरकार का डिसीजन था और वो सरकार के खिलाफ नहीं जाने वाला। निहारिका जनार्दन से कहने लगती है कि आपने एक बार भी मेहर से जाकर मुलाकात नहीं की, उसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों फांसी चाहती है, वो क्यों जिंदा रहना नहीं चाहती। अब घर पर आकर देखते हैं कि निहारिका अपने हाई हील्स पैक कर रही होती है क्योंकि अब वो इसे नहीं पहनना चाहती जो कभी उसका फेवरेट हुआ करता था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसे सच तक पहुंचना है तो कभी कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। अगले ट्रायल में निहारिका कहने लगती है कि हमें मेहर सलाम को वही देना चाहते हैं जो सरकार ने 15 साल पहले उससे वादा किया था और वो है डेथ सेंटेंस। लेकिन आज तक वो सिर्फ अपने सजा का इंतजार कर रही है और वो गार्ड्स और वार्डन पर इसलिए हमला करती है क्योंकि वो भूल गई है कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। ये एक तरह का सिंड्रोम है। मगर दूसरी तरफ जनार्दन सीधे सीधे ये साबित करना चाहते हैं कि मेहर पागल है और जो पागल होते हैं उन्हें पहले ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उन्हें हम सजा तो नहीं दे सकते। जज फैसला करते हैं कि वो मेहर के मुंह से खुद सुनना चाहते हैं कि वो चाहती क्या है। इसलिए निहारिका मेहर से मिलती है और उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें लोगों के सामने आना होगा, कैमरे के सामने आना होगा और कहना होगा कि तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन जैसी वो कमरे में आती है मेहर लाइट को देखकर अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है। निहारिका उसे संभालती है और कैमरे पर हिम्मत जुटाकर मेहर कोर्ट से ये गुहार करती है कि उसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उसी रात वार्डन मेहर का गला घोटकर उसे मार डालता है। ये देखकर निहारिका अंदर से बहुत ज्यादा हिल गई थी। कोर्ट में इस केस को क्लोज कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहर ने खुद को खत्म कर लिया। मगर निहारिका जज से पूछने लगती है कि आपको ये जानने की इच्छा नहीं है कि वो औरत जो 15 साल से सजा मांग रही थी अब अचानक से खुद को खत्म क्यों कर लेगी। और निहारिका इन सब का इल्जाम डायरेक्ट गवर्नमेंट पर लगा देती है और जनार्दन कुछ कहना चाहता था मगर जज कहने लगती है कि वो टेस्टिमनी सुनना चाहती हैं। वीडियो देखने के बाद निहारिका कहती है कि मेहर मरना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। गार्ड्स, वार्डन सभी लोग मिलकर उसे टॉर्चर करते थे और मेहर के साथ जो कुछ भी हुआ ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी अचानक से जनार्दन का दिल बदल जाता है और वो निहारिका के साथ आ जाता है और कहने लगता है कि ऐसे जितने भी कैदी हैं जो मेहर सलाम की तरह सजा काट चुके हैं मगर
पर अभी भी जेल में बंद हैं, उन्हें किसी तरह इंसाफ दिलाया जाएगा ताकि इसका इल्जाम सरकार पे ना आए। अब ट्रायल खत्म हो जाता है और अक्षय निहारिका से जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे वीडियो बनाने के बाद ही मेहर खुद को मार डालती है, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, तुम्हें सबूत भी मिल गया। उसे कहने का मतलब ये है कि मेहर को निहारिका ने मारा है। अब वो निहारिका पर इल्जाम लगाता है कि उसका दोस्त जेल में बंद है निहारिका के वजह से, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि निहारिका इसके बाद कोर्ट में कभी एंटर न कर पाए। वो जब घर आता है तो देविका को निहारिका का एक प्यार भरा लेटर मिलता है जो अक्षय के लिए था, मगर अक्षय उसे कहता है कि मेरे और निहारिका के बीच में कुछ भी नहीं है। देविका अक्षय को छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसे खुशी चाहिए जो उसे इस रिश्ते में नहीं मिल रही। शेखावत 2 गुंडों को बुलाता है और उन्हें निहारिका को किडनैप करने का काम देता है और कहता है कि उस लड़की को बोरी में बांधकर ट्रक से बेंगलुरु लेकर जाओ, 3 दिन लगेंगे बेंगलोर पहुंचने में और इतना टाइम काफी है जिंदगी भर का खौफ जीने में। पुनीत निहारिका को एक गिफ्ट देता है और वो है उसका कार्ड, जिसे देखकर निहारिका काफी खुश होती है। इसके बाद वो निहारिका से कहता है कि एक मर्डर केस है जिसे वो दोनों मिलकर लड़ने वाले हैं। निहारिका पूछती है किसका मर्डर? पुनीत कहता है मेहर सलाम का। निहारिका हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि मेहर को मारने वाला जनार्दन था। निहारिका उसका साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों मिलकर अब जनार्दन को बर्बाद कर देंगे, जो देखेंगे सीजन 2 में। सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।